नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमित खेवाल है और अब मैं लेके आया हूँ आपके लिए हिंदी की एक पूरी लेक्चर सीरीज़ जो अलग अलग जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उनमें आपके बहुत काम आने वाली है। मेरे कुछ जानने वालों का कुछ हिंदी का एग्ज़ाम था, बहुत जगह पे उन्होंने लेक्चर देखे लेकिन उनकी समझ में नहीं आया। यूट्यूब पे फ्री वाले लेक्चर जो पैसों में आ रहे हैं उनकी तो बात ही अलग है, लेकिन जो फ्री वाले उनमें किसी के लिए भी पूरी पूरी जानकारी नहीं है, तो बहुत सारे क्वेश्चन सुन के रह जाते थे। तो मेरी ये कोशिश है कि ये पूरी लेक्चर सीरीज़ आपके लिए बिल्कुल फ्री रहेगी और इस सीरीज़ को करने के बाद अगर आपने पूरी ये लेक्चर सीरीज़ देखी, इस सीरीज़ को करने के बाद मैं ये मान के चलूँगा कि शायद ही आपका कोई क्वेश्चन रुकेगा किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे वो यूपीएससी का हो, चाहे वो आपका उत्तर प्रदेश पीसीएस का हो, या यूपी टेट का हो, या सी टेट का हो। इस तरीके का कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम हो, या फिर बीएड का एंट्रेंस एग्जाम हो, या किसी पर्टिकुलर स्टेट का कोई टेट एग्जाम हो, तो मैं उम्मीद करके चलूँगा कि शायद आपका कोई क्वेश्चन नहीं रुकेगा। तो ज़्यादा बकवास करने के बजाय शुरू करते हैं अपनी हिंदी की इस लेक्चर सीरीज में, जिसमें कि आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले हिंदी भाषा का इतिहास। अब आप कहोगे यार ये इतिहास पढ़ने की क्या ज़रूरत है, कोई ज़रूरत तो है नहीं, लेकिन फिर भी पहली बात तो जानना ज़रूरी होता है कि हिंदी क्यों है, कैसे है, किस लिए है और किस लिए आई है। और दूसरी बात ये कि आप ना भी मान के चलें तो भी अधिकतर एग्जाम्स में इसमें से एक क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन आता है। ख़ासतौर पे यूपी टेट में भी आता है, और आपका यूपी पुलिस का जो एसआई का एग्ज़ाम होता है उसमें भी आता है, और कांस्टेबल वाले एग्ज़ाम में भी आता है, और सेम ऐसे ही हरियाणा में भी इसमें से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए पहले हम देखते हैं हिंदी का इतिहास कि हिंदी क्यों है, कैसे है, किस लिए। तो हिंदी के बारे में एक दो हमारे कुछ इतिहास की बात कर रहे हैं तो एक दो मान लीजिए कि पॉइंट्स हैं। पहला ये कि पूरे विश्व में जो है करीब करीब 3000 के आसपास भाषाएं हैं, 3000 भाषाएं हैं, यानी कि लोग बहुत अलग अलग भाषाएं बोलते हैं। अगर आप धरती का एक चक्कर लगाओगे तो ये कहावत, हमारे यहाँ की कहावत है, बिल्कुल सही फिट होती है। हर 4 कोस पे वाणी बदले 2 कोस पे पानी। वाणी और पानी, पानी मतलब बेसिकली मैं वेस्टर्न यूपी से हूँ, हरियाणा के बिल्कुल पास से हूँ, शामली मेरा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, तो इसलिए थोड़ा सा पुट हरियाणवी आ जाता है, लेकिन हमारे यहाँ ये पानी, पानी को पानी कहा जाता है, तो इसलिए आप समझ सकते हैं कहावत है ये। हर 4-5 किलोमीटर पे भाषा का बोलने का तरीका बदल जाता है। हमारे यहाँ उसे पानी बोलते हैं, थोड़ी दूर जाके उसे पानी बोल रहे हैं, कुछ और थोड़ी और जाके उसे कुछ और बोलते होंगे। जैसे हमारे यहाँ बारिश को मी बोलते हैं, थोड़ा आप हरियाणा में चले जाएं वहाँ भी मी, वहाँ पर भी मी बोलते हैं। आप पंजाब में चले जाओ मैं बोलने लगते हैं। तो ये थोड़ी थोड़ी दूर पे आपका जाके भाषा शब्द थोड़े थोड़े भाषा के हिसाब से अलग अलग होने लगते हैं, तो यही प्रॉब्लम है। तो यही है जो आपकी वाणी और भाषा को बदलती चली जाती है। तो चलिए खैर, विश्व में करीब 3000 भाषाएं, उनमें से एक हिंदी है, तो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है हिंदी, सीधी सी बात है भाई। इतनी भाषाएं हैं, सबको अपनी भाषा पे घमंड है, हमें भी है, औरों को भी होगा। और भाषा का परिवार, भाषा का परिवार से ये कौन सा, भारोपीय। भारोपीय मतलब भारत और यूरोप की जो भाषाएं होती हैं उन्हें भारोपीय कहा जाता है, और उनके मतलब इन सब भाषाओं का एक परिवार बन जाता है। भारत यूरोप की भाषाएं लगभग मिक्स होती हैं, थोड़ी थोड़ी कुछ शब्द मिक्स होते हैं, उनके बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो उन्हें एक परिवार में बांट दिया ऐसे करके। तो ये जो भाषा का जो परिवार है वो भारोपीय है, भारत और यूरोप का है। अब उसमें भी सही मायनों में भारत और यूरोप में भी कौन सा है, भारत और ईरानी। क्यों, भारत और ईरान दोनों आसपास हैं। ईरान वही जिसका भी इसराइल के साथ टाका चल रहा है, उस भारत ईरान में भी एक भारतीय आर्य है, यानी कि पर्टिकुलर भारत पे ही आगे। देखिए पहले कैसे हुआ कि पहले भारत और यूरोप में, भारत और यूरोप की लिपि से संबंधित मान लीजिएगा, अभी जब आएगा तब बताऊंगा, फिलहाल तो यह है कि भारोपीय है, आप याद रखिए अपनी तरफ से। उसमें भी भारत ईरान के हिस्से वाला है, उसमें भी पर्टिकुलर भारत की आर्य भाषा है। उस आर्य भाषा में से एक निकलती 3-4 है, संस्कृत भी वही है। तो हमारी हिंदी जो है वो यहाँ पे इस हिस्से में आती है, ठीक है जी। कुल परिवार, अब आपने कहा भाई भारत में ऐसा, भारत में और भी तो परिवार हो सकते हैं, बिल्कुल हैं जी, भारत में और भी परिवार हैं। जिनमें से कौन कौन से परिवार हैं, सबसे पहले तो ये भारोपीय हो गया, कुल 4 परिवार हैं। कौन कौन से, भारोपीय, द्रविड़, ऑस्ट्रिक और चीनी तिब्बती। भारोपीय भाषा को बोलने वाले कितने लोग हैं भाई भारत में, वो 72% है। यानी कि हिंदी और हिंदी से जो जुड़ी हुई भाषाएं हैं जो देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं, उनको बोलने वाले टोटल 72% है। दूसरे नंबर पे हमारे यहाँ द्रविड़ होते हैं। द्रविड़ का मतलब जो साउथ इंडियन लैंग्वेज होती है, तो साउथ इंडियन लैंग्वेज में कौन कौन सी होती हैं, जैसे आपकी हो गई तमिलनाडु में तमिल बोली जाती है, आंध्र प्रदेश में तेलुगु बोली जाती है, कर्नाटक में कन्नड़ बोली जाती है, केरल में मलयालम बोली जाती है। इनमें और भी थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी भाषाएं भी होती हैं, जैसे तुलु एक लैंग्वेज है, वो तमिलनाडु के आसपास और कर्नाटक के आसपास में बोली जाती है, मैं अगर सही हूँ तो।
हो सकता है कि मेरा ये ज्ञान गलत हो, पर मुझे आइडिया है कि तुलु एक लैंग्वेज है। तो ये सारी जो लैंग्वेज है ये आपके द्रविड़ परिवार में होती हैं और करीब करीब भारत का 25%, मतलब भारत की जो 25% आबादी है वो द्रविड़ भाषाओं का ही प्रयोग करती है। ठीक है जी। तीसरी होती है ऑस्ट्रिक। ऑस्ट्रिक मतलब बेसिकली ऑस्ट्रेलिया वालों के लिए कह देते हैं, ऑस्ट्रिक परिवार है। तो ऑस्ट्रेलिया टाइप से जो कनेक्शन जिनका पास हो गया, जैसे ये भारोपी है, भारत के नॉर्थ इंडिया की तरफ बोली जाती है ज़्यादातर। तो नॉर्थ इंडिया का कहाँ से संबंध है? थोड़ा यूरोप से, थोड़ा मध्य एशिया से। तो मध्य एशिया की वजह से भारत ईरान आ गया, पर्टिकुलर भारत की मध्य एशिया, भारत ईरान, और वो एशिया किससे कनेक्ट है? यूरोप से। तो इसलिए भारोपी है, भारत और यूरोप की भाषा हो गई। द्रविड़ भारत का साउथ इंडिया का हिस्सा है, साउथ इंडिया में लोग ज़्यादा रहते हैं तो वहाँ के लोग यही बोलते हैं। ऑस्ट्रिक ऑस्ट्रेलिया से अगर कुछ कनेक्शन है थोड़ा बहुत तो वो इन भाषाओं को बोलते हैं। भारत में जैसे मुंडा प्रदेश की भाषा होगी, जैसे संथाली एक लैंग्वेज है, वो ऑस्ट्रिक परिवार की है, थोड़ी थोड़ी सी थोड़ी थोड़ी सी। चीनी तिब्बती, आप जितना भी लेह लद्दाख और ये अरुणाचल प्रदेश का जो एरिया है वहाँ पे चीनी तिब्बती का कनेक्शन, क्योंकि उसी साइड कनेक्शन है भाई चीन तिब्बत का, तो चीनी तिब्बती। ऑस्ट्रिक 1.3 लोग बोलते हैं, चीनी तिब्बती तो और भी कम बोलते हैं, 0.7। एरिया बड़ा है लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश का, लेकिन लोग कम है तो इसलिए कम लोग बोलते हैं। तो ये भाषाओं की बात होगी कि कुल परिवार हमारे भारोपीय, द्रविड़, ऑस्ट्रिक और चीनी तिब्बती। कितने परसेंट लोग बोलते हैं? 72%, 25%, 1.3% और 0.7%। ये बेसिक बातें हो गई। अब बात करते हैं कि भाई भारत की जो आर्य भाषा है, क्योंकि हमारा फोकस तो इसी पे रहेगा, औरों से हमारा क्या मतलब है? औरों से कोई मतलब नहीं। हाँ, ये फिर भी बता देता हूँ, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है कि हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है, तो भारोपीय आता है उसका। तो ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा कि भारोपीय। और भारोपीय अगर दिया है तो भारोपीय, नहीं दिया है अगर पर्टिकुलर भारत ईरानी दिया है भारोपीय के साथ भारत ईरानी दिया है तो भारत ईरानी लगिए, और भारत आर्य दिया है तो सॉरी भारतीय आर्य दिया है तो भारतीय आर्य पे निशान लगाइएगा। जो भी मिलेगा ऑप्शन उसके अकॉर्डिंग आप चूज करिएगा। मेन परिवार ये, उसकी एक सब शाखा ये, उसकी फिर एक शाखा ये, ऐसे करके शाखाएं बनती चली जाती हैं। ये आप सब जानते होंगे, समझते होंगे परिवार में कैसे भाषाएं बनती है। अब आप बात करते हैं इस भारतीय आर्य भाषा में इसको कितने हिस्सों में बांटा गया है, मेन कि भाई कहाँ कहाँ से कौन कौन सी भाषा हमारे साथ आई है। तो अब इसकी बात करते हैं। तो हमारे यहाँ पे जो हम लोग पढ़ते हैं, हमारे यहाँ पे इसे 3 भाग में बांटा जाता है। तो वो 3 काल कौन कौन से हैं? सबसे पहला है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, दूसरा है मध्यकालीन भारतीय भाषा, तीसरा है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। इनका समय की बात करते हैं। ये 1500 BC से लेके 500 BC, 500 BC से लेके 1000 AD और 1000 AD से लेके अब तक। बहुत सारे लोगों को दिक्कत किससे होती है? इस ED से और BC से। BC का मतलब होता है कि ईसा, मतलब ईसा से पूर्व, ईसा पूर्व, और ये AD का मतलब होता है ईस्वी। और इनका सीधा सा मतलब होता है कि आप सभी जानते हैं वो जीसस क्राइस्ट जब वो पैदा हुए तब से लेके आगे का समय और उससे पहले का समय। तो हमारे यहाँ पे क्योंकि हम तो ये मान के चलते हैं ना कि हमारा भाई बहुत पुराना समय, हम ईसा मसीह को ना मान के हम तो वैसे ही पहले से भी काउंटिंग करते आ रहे हैं। लेकिन क्योंकि भाई आजकल कोई इसी उसमें टर्म्स में गिना जाता है तो इसी की तरीके से याद रखिएगा। 1500 BC, अगर आप लोगों ने भारत की महाभारत और ये सब इन सब के इतिहास पढ़े होंगे या फिर सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में पढ़ा होगा कभी, तो ये कहा जाता है कि सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी वो करीब 2500 ईसा पूर्व से शुरू होके और करीब 1500 ईसा पूर्व तक वो चली थी। ये हिस्टोरियन का कहना है, इसमें 1-2 साल 10-5 साल ऊपर नीचे हो जाए तो कोई बड़ी बात मत मानिएगा, ठीक है। चलिए, तो उन्होंने कहा कि भाई इस टाइम से इस टाइम तक भारत में सिंधु घाटी की सभ्यता चलती थी, लेकिन उसकी लैंग्वेज अभी तक किसी को समझ में नहीं आई। उसके जो चिन्ह उन्होंने यूज़ किए कि वो क्या काम करते हैं क्या नहीं, वो समझ में नहीं आए। और हमारे पास जो भाषा को समझने का शुरू हुआ था सिस्टम, या जो हमें साक्ष्य मिले हैं, उन साक्ष्य के आधार पर हमने अपनी भाषाओं को बांटा है। उससे पहले की जो हम पढ़ ही नहीं पाए तो हमारी समझ में आई नहीं बात, तो हमने इसको ख़त्म करके हमने अपनी भाषाओं की जो बात शुरू करी वो 1500 BC से करी, यानी कि 1500 ईसा पूर्व से शुरू करी। तो हिस्टोरियन का क्या कहना है कि भाई 1500 ईसा पूर्व के पहले, क्योंकि मैंने कहा ना यहाँ पे सिंधु घाटी की सभ्यता का समय था 2500 से लेकर 1500 में ख़त्म हो गई, या कोई बीमारी आ गई या बाढ़ में दब गए, क्या हुआ, उल्का पिंड पटक गया वहाँ पे, कुछ नहीं पता किसी को सही से, बहुत पुराना टाइम हो गया, किसी की समझ में भी नहीं आ रहा है। तो उस टाइम पे ये कहा जाता है हिस्टोरियन की तरफ से कि भाई आर्य आए थे मध्य एशिया से, उन्होंने इन सिंधु घाटी की सभ्यता वालों को हराया और जो है यहाँ पे अपना राज शुरू किया। तो आर्यों में हम यही मान के चलते हैं कि भाई महाभारत वाले आर्य ही थे, ऐसा मान के चलते हैं। लेकिन पर्सनली मेरा मानना
ये हिस्टोरियन की तरफ से बता रहा हूँ, पर्सनली मेरा मानना ऐसा नहीं। मेरा मानना ये है कि आर्य भारत में ही थे, यहीं के लोगों से जनरेट हुए। हो सकता है वो सिंधु घाटी की सभ्यता से पहले हो, लेकिन जब हमारे पास कोई अवेलेबल सोर्स नहीं है तो हम उन्हें सही से उनके टाइम पीरियड को रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे हैं कि वो किस टाइम पीरियड में थे। लेकिन फिर भी हम हिस्टोरियन की बात के अकॉर्डिंग चलते हैं कि भाई ठीक है 1500 में शुरू किया, तो हमारा मानना यह है कि भाई आर्यों ने ही वेदों की रचना करी थी और ये 1500 के आसपास में ही हिस्टोरियन कहते हैं। तो इसलिए हम ये मान के चलते हैं कि वेद की रचना जो है 1500 के आसपास में हुई थी, जो संस्कृत भाषा में हुई थी। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है संस्कृत भाषा, लिपि की बात नहीं हो रही है। लिपि और भाषा के बारे में बात करेंगे अभी थोड़ी देर में। तो फिलहाल हमने मान लिया कि भाई यहाँ पे है। तो जो सबसे पहली भाषा जिसके बारे में हम बात करते हैं कि प्राचीन भारतीय भाषाओं में कौन सी भाषा थी, वो जिसमें कि अपने आर्य बात करते थे, वैदिक संस्कृत थी वो, और दूसरी थी लौकिक संस्कृत। अब जब ये भाषाएं दो हैं, यानी कि ये इन दो पीरियड्स में बटेगी, तो इनका भी अपना कोई ना कोई टाइम आएगा। तो इनका जो टाइम था वो देखिए वो क्या था। ये जो वैदिक संस्कृत पढ़ी और पढ़ाई गई, ये 1500 से लेके ये करीब चली थी आपकी 1000 के आसपास तक, और लौकिक संस्कृत जो चली थी आपकी वो 1000 से लेके 500 ईसा पूर्व तक। ठीक है जी, भाषा की बात है, संस्कृत भाषा। अब जब ये समय आया तो इसके बाद, क्योंकि संस्कृत थोड़ी सी मुश्किल लगती है लोगों को, अब हमारी जो भाषा थी उसमें होता ना कि धीरे धीरे भाषा में चेंज आते हैं। जैसे अभी पिछले 20-25 साल में जो हिंदी बोलते थे, हिंदी में अब अंग्रेजी के शब्द इतने ज़्यादा होने लगे कि इंग्लिश हो गई वो, तो अब अंग्रेजी भाषा के बहुत सारे शब्द जुड़ गए, तो हिंदी बहुत तरीके से चेंज होती जा रही है। तो ऐसी संस्कृत भी चेंज हुई होगी समय के साथ साथ, और संस्कृत समय के साथ चेंज हुई तो 500 ईसा पूर्व के आसपास आके हमारे भारत में बहुत ज्ञानी आदमी पैदा हुए थे, भगवान बुद्ध। हम भगवान का भी, बहुत सारे लोगों ने भगवान भी मानते हैं, पर वही बात है कि भाई जन्म लिया है तो हम तो आदमी ही मानेंगे। तो बुद्ध महाराज जी पैदा हुए, तो बुद्ध महाराज जी के टाइम पे भाषा बदली, तो उनका जो दौर आया उसमें प्राकृत की बात बहुत करी गई, प्राकृत भाषा। ये प्राकृत भाषा 3 भागों में डिवाइड हुई। देखिए 500 से लेके 1000 तक चली, करीब करीब ये आपकी कितने साल चली, 1000 साल के आसपास है। ये करीब आपकी 1500 के आसपास चलेगी। 1500 इसलिए क्योंकि ईसा पूर्व से पहले 500 और ईसा के बाद 1000, तो 500 इधर और 1000 इधर, तो टोटल ये 1500 के आसपास चली। और 1000 से लेके अब तक यानी कि करीब 1200 साल तो ये वाला हिस्सा हमने बांट लिया है। प्राकृत को 3 भागों में बांटा गया कि प्रथम प्राकृत हो गया, प्रथम प्राकृत हो गया, द्वितीय प्राकृत हो गया, और सेम ऐसे ही तृतीय प्राकृत हो गया। प्रथम प्राकृत यानी कि जिसमें जो भाषा की बात करी गई वो करी गई पाली, और पाली में बौद्ध धर्म के जितने भी साहित्य लिखे गए वो लगभग पाली में ही लिखे गए हैं, तो इसीलिए वो सारे पाली में ही मिलते हैं। तो जो प्रथम प्राकृत भाषा का जो भाग है उसमें हमने पाली का यूज किया। द्वितीय प्राकृत भाषा में हमने जो यूज किया वो प्राकृत भाषा का ही किया। इस भाषा में, इसमें तो हमें बौद्ध धर्म से संबंधित मिलते हैं, इसमें हमें जैन धर्म से संबंधित मिलते हैं। जैन जो लोग हैं उन्होंने इस भाषा को ज्यादा सपोर्ट किया। तृतीय में कौन सी आ जाती है, इसमें आ जाते हैं आपके अपभ्रंश, अवहट। अपभ्रंश अवहट आ जाते हैं। इनका समय भी होगा भाई, जैसे ये है ऐसे इनका समय होगा। तो इसका समय जो है 500, मैं बीसी लिख देता हूं, थोड़ा जल्दी लिखा जाता है। 500 बीसी से लेकर करीब करीब ये फर्स्ट सेंचुरी तक है। फर्स्ट आफ्टर डेथ मान लीजिए, पहली सेंचुरी मान लीजिए। ये फर्स्ट एडी से शुरू होके करीब करीब 500 एडी तक रही, और ये वाली 500 एडी से शुरू होके करीब 1000 एडी तक रही, 1000 ईस्वी तक। उसके बाद आ जाता आधुनिक भाषाओं का हिसाब। आधुनिक भाषाओं में यहाँ पे आके सही मायनों में यहाँ तक भारत में हिंदी का कोई नाम लेवा नहीं था। भारत में कोई हिंदी भाषा नहीं थी। ये करीब करीब 1000 के आसपास आके जाके शुरू हुई थी कि हाँ यार हिंदी कोई चीज हो सकती है। ऐसा नहीं है कि हिंदी भाषा के जो पीछे बोलियां थी वो नहीं थी, बोलियां यही थी, लोग भी यही थे। थोड़ा बहुत चेंज भी होगा बोली में, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा ड्रामेस्टिक चेंज हो गया कि भाई एकदम से आज मैं आप मैं तू करके बात कर रहा हूँ और कल से मैं जो एकदम फुल अंग्रेजी यस मी यू ओ ए ऐसा करके बात करने लगे। नहीं भाई, ऐसा नहीं होता, चेंज कभी नहीं होता। बोली वही रहती है, थोड़ा बहुत बोलने का तरीका चेंज हो जाए अगर शराफत की बात आ जाए तो, बस इससे ज़्यादा बड़ा चेंज नहीं होता है। तो इसलिए बोली तो वही थी, भाषाएं थोड़ी सी चेंज होती रहती हैं, क्योंकि भाषा को बनाने के लिए उसके पीछे व्याकरण और बहुत सारी चीज़ों की जरूरत पड़ती है। तो बोलियों को भाषा बनाने में टाइम लगता है।
तो यहाँ तक भारत में कोई हिंदी नाम की चीज़ नहीं थी। हिंदी शुरू होती है लगभग यहाँ पे आके 1000 AD से शुरू होती है, वहाँ से हिंदी का जन्म मान सकते हैं आप। और यहीं से हमारी देवनागरी, जिस भाषा को हम ये जो चिन्ह लिख रहे हैं ये देवनागरी लिपि के हैं, ये देवनागरी लिपि के चिन्ह हैं। तो इसलिए हिंदी भाषा जो लिखी जाती है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, यहीं से देवनागरी लिपि पैदा हुई है। अब आप कहोगे कि यार संस्कृत भी तो देवनागरी में लिखी जाती है और संस्कृत तो यहाँ पे पैदा हो गई थी। तो मैं अभी इस सवाल का जवाब थोड़े टाइम बाद दूंगा, इसी लेक्चर में थोड़े टाइम बाद करेंगे बात इसके बारे में। तो देवनागरी की शुरुआत यहाँ से हुई, लगभग हिंदी भाषा की शुरुआत यहाँ से हुई। अब इसको भी इन्होंने पार्ट्स में बांटा होगा, तो अब इसके पार्ट्स कौन से हैं? तो इसको भी 3 हिस्सों में बांटा कि प्राचीन हिंदी, दूसरा हमारा मध्यकालीन हिंदी, और तीसरा हमारा आधुनिक हिंदी। प्राचीन हिंदी तो जाहिर सी बात है कि भाई ये अवहट और इनसे मिलती जुलती होगी, तो ये करीब 1000 AD से और करीब 1400 AD के आसपास। ये मध्यकालीन 1400 AD से और करीब 1850 AD तक। और आधुनिक हिंदी चली हमारी वो 1800 AD से शुरू होके और अब तक चली रही है टिल डेट, मतलब अब तक। ये हमारे यहाँ पे भाषाओं का हिसाब है। अब इसमें कौन कौन सी भाषा आई, कैसे आई, क्यों आई, इसके बारे में भी बात करते हैं। तो आप मेरे पीछे देखोगे हिंदी का विकास क्रम, यानी कि हिंदी कैसे कैसे डेवलप हुई। ये कुछ नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया, जो पिछले पेज पे लिखा था, यानी कि पिछले लिखा था उसी को मैंने यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर दिया है और इस तरीके से लिख दिया है कि भैया सबसे पहले हमारे पास संस्कृत भाषा थी, संस्कृत भाषा से हमारे पास पाली भाषा आई, यानी कि ये आर्यों से चेंज होने के बाद ये बौद्ध धर्म में आई, बौद्ध धर्म के बाद प्राकृत जैन धर्म में आई, जैन धर्म के बाद अपभ्रंश स्टार्ट हुए, अपभ्रंश से निकल के अवहट बने, अवहट से प्राचीन हिंदी बनी, प्राचीन हिंदी से मध्यकालीन हिंदी आई और मध्यकालीन हिंदी से आधुनिक हिंदी आई। ईयर वही रहेंगे जो आपने पिछले पेज पर लिखे थे, ईयर अपने आप लिख लीजिएगा। अब मेन चीज़ जो है, जो 2-3 चीज़ें कही जाती हैं, 2-3 क्वेश्चन आते हैं और पूछे भी जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये होता है कि हिंदी की आदि जननी कौन है। आदि जननी मतलब जहाँ से शुरू हुई है। तो सीधी सी बात है, आधुनिक हिंदी किससे बनी? मध्यकालीन से। मध्यकालीन किससे बनी? प्राचीन से। प्राचीन अवहट, अपभ्रंश, प्राकृत, पाली, संस्कृत, यहीं तक का रिकॉर्ड है हमारे पास, उससे आगे का रिकॉर्ड नहीं है। तो इसका मतलब इसकी हिंदी की जो आदि जननी है, ये जो भाषा है, इसकी आदि जननी कौन है हिंदी की? वो है संस्कृत। लेकिन हम जो हिंदी का सही मानते हैं, इतिहास आरंभ जो मानते हैं, वो मानते हैं अपभ्रंश से। अपभ्रंश कहाँ गए भाई साहब? यहाँ से, यहाँ से अपभ्रंश से हम इसका हिंदी का एक इतिहास मानना शुरू करते हैं कि भाई अपभ्रंश में से अवहट निकले, अवहट से प्राचीन बनी, क्योंकि इनमें और इनमें बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। जब आप पढ़ेंगे, किसी अवहट में लिखा हुआ कुछ पढ़ेंगे, तो आपको लगेगा कि यार ये तो बिल्कुल हिंदी जैसा ही लिखा हुआ है। बस ये है कि उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके, उसके रूप को चेंज करके, उसकी लिपि को चेंज करके। मेन चीज यहाँ पे इस जगह पे प्राचीन हिंदी पे आके क्या हो गया था? लिपि चेंज हो गई थी। उससे पहले जो लिपि थी, यहां पर लिपि की बात कर रहा हूं, उससे पहले जो भारत की लिपि थी, उसका नाम जरूर याद रखेगा, बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है, ब्राह्मी लिपि। इसके बारे में बात करेंगे थोड़ी देर बाद। जब हम लिपि की बात करेंगे तो मेन जो चीज मानी जाती है कि भाई हिंदी का जो आरंभ माना गया वो अपभ्रंश से माना गया, लेकिन उसकी आदि जननी कौन है? आदि जननी संस्कृत है। हमने माना कि भाई हमारी अपभ्रंश से स्टार्ट हुई है। अपभ्रंश का मतलब होता है बेसिकली पतन। पतन यानी कि कोई चीज खत्म हो रही है, डिक्लाइन हो रही है, नीचे की तरफ जा रही है, यानी कि खत्म हो रही है। तो लेकिन इसमें भी हमने साहित्य की रचना करी। तो जब भी किसी भाषा में या किसी बोली में साहित्य की रचना होने लगती है तो इसका मतलब वो इंपॉर्टेंट होती है। और साहित्य की रचना इसमें कब से शुरू हुई? 8वीं सदी से शुरू हो गया। 8वीं सदी का मतलब है कि सन 700 ईस्वी के बाद जो समय आता है वो 8वीं सदी कहा जाएगा। तो हो सकता है 750 से हो गई, हो सकता है 730 से हो गई, हो सकता है 790 में शुरू हुई हो। इस तरीके का जो समय है उसमें ये शुरू हुआ और कहाँ तक चला? 13वीं सदी तक चला। अब इनके सबसे पहले जो कवि थे जिसने अपभ्रंश में कविताएं करनी शुरू करी, यानी कि साहित्य की रचना शुरू करी, वो थे स्वयंभू। स्वयंभू ने बहुत सारी लिखी हुई है। कवियों की जो कविताएं हैं, जो रचनाएं हैं, उसके बारे में हम पूरा एक अलग चैप्टर लेंगे, पूरा लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे सबसे लास्ट में जाके। तो इसलिए अभी मैं उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहता, अभी सिर्फ हिंदी के इतिहास पे ही बात करेंगे। तो स्वयंभू कवि थे भाई साहब जिन्होंने शुरू किया था। और एक लाइन यहाँ पे जोड़ लो अपनी कि भैया 14 सितंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। 1949
वो 14 सितंबर इसलिए क्योंकि हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि भारत सरकार ने 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया था। देखिए यहाँ पे भी एक बहुत बड़ा खेल हुआ था, राजभाषा और राष्ट्रभाषा दोनों में बड़ा अंतर होता है। तो हिंदी को जानबूझ के राजभाषा बनाया गया था, राष्ट्रभाषा नहीं बनाया गया। राजभाषा यानी कि राज की भाषा, और राष्ट्रभाषा मतलब राष्ट्र के लिए भाषा। ये समास में पढ़ेंगे हम। फिलहाल तो ये याद रखिएगा कि भाई ऐसा हुआ था। तो अब जो हमारा फोकस है वो किस पे होना चाहिए? अपभ्रंश पे। अपभ्रंश ने क्या करा कि भाई जब भाषाएं अलग अलग हो रही थी, हिंदी बनी, सारी बनी, तो और भी बने होंगे अपभ्रंश से। तो अपभ्रंश के जो है भेद बने। अपभ्रंश के भेदों में कौन आ गया मेन हमारा, जिससे कि हम कहते हैं हिंदी बनती है? और तो सबसे पहले तो अपभ्रंश के भेद देखते हैं। तो अपभ्रंश के भेद कौन कौन से हैं? तो ये हैं कुछ हमारे अपभ्रंश के भेद। अपभ्रंश में जो सबसे इंपॉर्टेंट है हिंदी के लिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है शौरसेनी। क्यों? क्योंकि जो हिंदी बनी है अपभ्रंश के बाद, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है कि कौन से अपभ्रंश से हिंदी भाषा का विकास हुआ है? तो शौरसेनी जो अपभ्रंश है उससे हिंदी भाषा का विकास हुआ है। इस बात को याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है, इसीलिए मैंने लिखा है। तो अपभ्रंश का मतलब कि अपभ्रंश से जो अलग अलग भेद हुए यानी कि उसके प्रकार हुए, वो कौन कौन से? शौरसेनी, अर्धमगधी, मगधी, खस, ब्राचड़ और महाराष्ट्री। ठीक है जी। इसीलिए इन सब की लिपि लगभग लगभग एक जैसी है सभी की, ठीक, मगर भाषाएं अलग अलग जनरेट होती हैं। तो शौरसेनी से कौन कौन सी? पश्चिमी हिंदी बनी, राजस्थानी बनी और गुजराती बनी। यानी कि जो शौरसेनी अपभ्रंश था उससे इन तीन भाषाओं का जनन हुआ। नेक्स्ट अर्धमगधी। अर्धमगधी से बनी जो पूर्वी हिंदी है। नेक्स्ट मगधी। मगधी से बनी बिहारी, उड़िया, बंगला, असमिया। अब आप कहोगे अरे बिहारी कौन सी है? कोई नहीं, याद आ जाएगा, अभी थोड़ी देर में बताएंगे। खस अपभ्रंश का ही एक पार्ट हो गया खस, जिससे पहाड़ी भाषा बनी। पहाड़ी भाषा में आप देखिएगा, आप मेरे पास में उत्तराखंड है, तो उत्तराखंड में दो मंडल पड़ते हैं, एक कुमाऊं और एक गढ़वाल। और हिमाचल भी ज़्यादा दूर नहीं मेरे यहाँ से। लेकिन पहाड़ी भाषा में बहुत सारे शब्द ये आपके पश्चिमी हिंदी के यानी कि जिसे आप खड़ी बोली बोलते हैं या हरियाणवी के हैं, बोलने का तरीका थोड़ा सा चेंज होता है, लेकिन बहुत सारे शब्द उसमें आपको यहाँ के मिलेंगे। बोलने का तरीका तो जगह जगह पे चेंज होता है। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा जाता है कि शौरसेनी का प्रभाव खश जो अपभ्रंश था उस पर भी पड़ा है। अगला है ब्राचड़। ब्राचड़ से अपनी पंजाबी बनी, यानी कि गुरुमुखी जो भाषा होती है, सिंधी, ये गुरुमुखी यानी कि जिसमें जो पंजाब की भाषा है मेन पंजाबी, उसका और सिंधी भाषा का प्रभाव है। सेम ऐसे ही इसका एक महाराष्ट्री था, ओह सॉरी महाराष्ट्री ऐसे लिखा जाएगा भाई, गलत, तो कहीं ऐसी जरूर मैं लिखने में गलतियां कर सकता हूं, उसको आप जरा माफ करिएगा। तो महाराष्ट्री, जिससे कि हमारी मराठी भाषा बनी। तो ये चीज आप याद रखिएगा कि कौन से, क्योंकि बहुत बार मैंने देखा हिंदी के एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन जरूर पूछा हुआ है कि पंजाबी भाषा किस अपभ्रंश से बनी है, तो ब्राचड़ होता है वो। और शौरसेनी वाला तो मैंने आपको बता दिया कि हिंदी का तो भैया ये लगभग 7-8 बार तो मैं ही देख चुका हूँ एग्जाम्स में, अलग अलग एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आता है। तो ये हमारे अपभ्रंश के पार्ट हो गए। और एक किस अपभ्रंश से कौन सी भाषा का जनन हुआ। तो इन अपभ्रंश के बाद शौरसेनी अपभ्रंश आया। शौरसेनी अपभ्रंश के बाद जो है ये कुछ भाषाएं बनी। भाषा तो वही थी, लेकिन उसके प्रकार है, उसको बोलने का तरीका है, क्योंकि हिंदी हर जगह पे एक जैसी नहीं है। यहाँ पर वेस्टर्न यूपी में अलग बोली जाती है, हरियाणा में अलग बोली जाती है, राजस्थान में थोड़ा अलग बोली जाती है। आप जो है थोड़ा सा लखनऊ की तरफ चले जाएं तो वहाँ पे अलग हिंदी बोली जाती है। इवन मथुरा चले जाएं तो वहाँ ब्रज भाषा की तरह से हिंदी बोली जाती है। तो हिंदी बदलती रहती है। तो सबसे पहले अलग अलग नाम दिए गए हिंदी को। तो सबसे पहली जो भाषा थी, मतलब भाषा का नाम, मैं माफ़ी चाहूँगा, भाषा का नाम दिया गया वो हिंदवी दिया गया या हिंदू ही दिया गया। मैं यहाँ पे हिंदी का नाम कैसे जनरेट हुआ कि भाई ईरानी लोग थे वो सिंधु को हिंदू बोलते थे, मैं उस चीज़ में नहीं जा रहा हूँ, वो आप अपने आप देखिएगा। वो ईरानी लोगों पे स नहीं बोला जाता था, तो वो स का है होने लगा, तो वो सिंधु की बजाय हिंदू हो गया। सिंधु देश, हिंदू देश, सिंधु के पार रहने वाले लोग, तो वो हिंदू पार रहने वाले लोग, इस तरीके का हो गया। लेकिन वो उसके बारे में अपने बात नहीं करनी, अपने को तो बात करनी यहाँ पे सिर्फ इस बारे में। तो हिंदवी या हिंदुई जो लैंग्वेज बोली जाती थी, बेसिकली वो मध्यकाल के आसपास में जो भाषा बोली जाती थी, जिसमें अरबी और फारसी का शब्दों का प्रयोग नहीं था, बहुत ही कम इसमें अरबी और फारसी के शब्द थे, कम थे। तो उस भाषा को कहा जाता हिंदवी या हिंदुई। उसके बाद मध्यकाल आया। मध्यकाल में भाई बहुत सारे मुगल आए और बहुत सारे मुसलमानों की सल्तनत यहाँ पे रही। उनकी वजह से
कुछ अरबी फारसी के शब्द इसमें जुड़े और भाषा से निकल के आई दक्कनी। हिंदी की एक जमात इसे दक्कनी हिंदी बोलने लगी, जिसमें अरबी और फारसी के शब्द इनपुट हो गए थोड़े से, और बोलने का थोड़ा सा लहजा चेंज हो गया, तो उस टाइप वाली हिंदी को बोला गया उस टाइम पे दक्कनी। ये सब प्राचीन हिंदी के टाइप पे था। और दक्कनी और हिंदवी का जो मिक्स बना वो बना खड़ी बोली। अब ये जो खड़ी बोली है बेसिकली यही हिंदी का सबसे बड़ा बेस है, क्योंकि खड़ी बोली को ही सही मायनों में हिंदी माना गया है। तो ये जो खड़ी बोली है यही बोली जाती है आपके आसपास के एरिया में। कहाँ पर? जैसे मेरठ, मुजफ्फरनगर, आपका देहरादून, सहारनपुर, ये आपका बिजनौर, मुरादाबाद, बुलंदशहर, गाजियाबाद, और इधर सहारनपुर, अंबाला तक भी खड़ी बोली बोली जाती है। याद रखिएगा इस बात को। अंबाला एक हिंदी जब जैसे प्रदेश की बात करी जाती है तो यहाँ तक ये सारी बोली जाती है। तो यही खड़ी बोली बेसिकली हिंदी का बेस है। हिंदी इसी को कहा जाता है। मगर बोली, अब बोली और भाषा का अंतर बाद में समझेंगे, लेकिन फिलहाल मानना पड़ता है कि भाई बोली है। इसके भी 3 रूप हैं, जैसे यहाँ पर है। तो एक तो हो गई कौन सी? एक तो हो गई आपकी हिंदी, या जिसे बोला जाता है शुद्ध हिंदी। दूसरी हो गई उर्दू। उर्दू बेसिकली जो भाषा है वो हिंदी ही है, बस उसमें क्या है कि उस भाषा को अरबी और फारसी में, जब हिंदी यहाँ पे आई, जैसे हम लोग करते हैं ना, बहुत बार कोई मेरे को कहे, आजकल हम टाइप करते हैं व्हाट्सएप पे, बहुत सारे लोग किस तरीके से टाइप करते हैं, मुझे जाना है, तो हम अंग्रेजी में क्या लिखेंगे इसको? यही लिखते हैं ना। तो ये क्या है, हमने क्या करा, हिंदी को हमने अंग्रेजी में लिखा। लिपि कौन सी हमारी? अंग्रेजी। लिखा तो हमने हिंदी है, मुझे जाना है, ऐसी तो टाइप करते हैं ना व्हाट्सएप पे हम। जो अंग्रेज हमारी उनकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, हिंदी वालों की बात कर रहा हूँ, ऐसे ही टाइप करते हैं ना। तो ये क्या हो रहा है, हिंदी को किस में लिखा गया? अंग्रेजी में। ऐसे ही जब हिंदी को अरबी और फारसी में मिक्स करके लिखा जाता था तो उसी से जनरेट हुई थी ये उर्दू। तो एक तरीके से ये भी हिंदी का ही पार्ट है, मगर फिर भी क्योंकि इसमें अरबी और फारसी के शब्द ज़्यादा हैं तो उर्दू या ज़बान उर्दू बोला जाता था, जिसमें अरबी फारसी के शब्द ज़्यादा हैं। और तीसरा टाइप लिखता हूँ मैं, वो है हिंदुस्तानी। अब इनमें अंतर क्या है? हिंदी, शुद्ध हिंदी का मतलब है कि खड़ी बोली को लिखना जिसमें कि ये जो पहले वाला था ना, जिसमें अरबी फारसी के शब्द नहीं थे, यहाँ पे संस्कृत के शब्दों का ज्यादा प्रयोग होता था। तत्सम, जिसमें तत्सम का प्रभाव ज्यादा हो, तत्सम मतलब संस्कृत के शब्दों का ज्यादा प्रभाव हो, वो होती है शुद्ध हिंदी। दूसरी आ गई उर्दू, यानी कि जिसमें, उर्दू मतलब जिसमें आपके अरबी फारसी शब्दों का प्रभाव ज्यादा हो, वो हो गई, वो टाइप वाली जो हिंदी है वो होती है उर्दू। और तीसरी हिंदुस्तानी, यानी कि भैया मिक्स कर लो, हम तो मिक्सिंग में बहुत तगड़े हैं पहले से, तो मिक्स कर लो आप, जिसमें संस्कृत के भी शब्द कम कर दो उर्दू, और इधर से उर्दू के हिसाब से अरबी फारसी कम कर दो। तो जो बीच का रास्ता, हम बीच का रास्ता निकालने बहुत माहिर हैं, तो हमने बीच का रास्ता निकाल लिया और उसको हमने बोला हिंदुस्तानी। तो ये खड़ी बोली के ही तीनों रूप हैं। और खड़ी बोली बेसिकली क्या है, हिंदवी या दक्खनी हिंदी का मिक्स करके जो बनी, उसमें मिक्स में भी 3 टाइप हो गए। तो यहाँ पर याद रखिएगा सारा जो जोर आता है, जैसे मैंने शुरू में कहा कि हिंदी की आदि जननी कौन है? संस्कृत। लेकिन हिंदी की शुरुआत कहाँ से मानी जाती है? अपभ्रंश से। अपभ्रंश में भी कौन सा? शौरसेनी अपभ्रंश। शौरसेनी अपभ्रंश में भी कौन आ गया? खड़ी बोली। खड़ी बोली में भी कौन सी? हिंदी। जो आजकल हम यूज करते हैं वो तो हम तो हिंदुस्तानी यूज करते हैं, मगर सही मायनों में हिंदी जो है वो खड़ी बोली का शुद्ध हिंदी वाला रूप, जिसमें तत्सम का प्रभाव यानी कि संस्कृत का प्रभाव हो। लेकिन वही है ना, संस्कृत बहुत सारे लोगों की समझ में नहीं आता। अब ऐसा नहीं कि नहीं यूज करते हैं, जैसे कि माता, पिता, ये दोनों, पिता क्या है? संस्कृत का ही एक शब्द है, हम लेकिन अपनी जनरल लाइफ में यूज करते हैं। शब्द किसका, किस भाषा का है? संस्कृत का। हम यूज कर रहे हैं हिंदी में पिता, क्योंकि संस्कृत से हिंदी बनी, तो इसलिए बहुत सारे शब्दों को हम एज इट इज यूज करते हैं। लेकिन आजकल अंग्रेजी का प्रभाव आ गया, तो पिता को हमने पापा बनाया, फिर हमने पापा का क्या करा? पॉप्स कर दिया, DDLJ तक। शाहरुख खान ने पापा का पॉप्स कर दिया। फिर आया अभिषेक बच्चन, उसने पॉप्स को भी उड़ा दिया, उसने पाई कर दिया, कहना पा। अब पा का वापस कुछ लोग वापस पिताजी पे आ गए हैं, तो अच्छी बात है, पिताजी पे आना चाहिए। ये तो फालतू की बात है हिंदी के लिए। तो मेन चीज़ जो है, मेरा बताने का मकसद ये था कि भाई हिंदी ऐसे ऐसे बड़ी है। अब हम बात करते हैं उस क्वेश्चन की जो क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पर एग्जाम्स में। वो कौन सा क्वेश्चन है? वो क्वेश्चन है कि हिंदी, जब हमने इतनी बात कर ली और मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि भैया अयोध्या में अलग हिंदी बोली जा रही है, हरियाणा में अलग हिंदी बोली जा रही है, राजस्थान में अलग हिंदी बोली जा रही है, मध्य प्रदेश में अलग हिंदी है, बिहार में अलग हिंदी है, तो इसका मतलब क्या है?
हिंदी हर जगह बदलती रहती है, तो हिंदी के रूप बदलते रहते हैं। तो जो नेक्स्ट हम अभी देखते हैं, इसके बाद वो देखेंगे कि हम हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं और हिंदी की कितनी बोलियां हैं, इसके बारे में बात करते हैं। चलिए, तो अब बात करते हैं अपने हिंदी भाषा की उपभाषा एवं बोलियां। तो सबसे पहले इसको करने से पहले हम एक चीज देख लेते हैं कि भाई हिंदी भाषी जो क्षेत्र है वो कहाँ से कहाँ तक है, क्योंकि अगर हमें यही नहीं पता होगा कि हमारा क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक है तो हम क्या बात कर पाएंगे। तो हिंदी भाषी जो क्षेत्र है उसमें बेसिकली 9 राज्य आते हैं, जहां पर बिल्कुल बिना किसी कठिनाई के हिंदी को समझा भी जा सकता है, बोला भी जा सकता है और लिखा भी जा सकता है। इवन यही हिंदी भाषी, इसे हिंदी पट्टी क्षेत्र भी बोलते हैं। कौन कौन से राज्य हैं? टोटल 9 राज्य हैं और एक अपना दिल्ली जो केंद्र शासित राज्य है। मैं हमेशा, मेरा अपना तरीका है कि मैं मैप को याद रखता हूँ, इंडिया के मैप को ऊपर से नीचे तक स्टेट याद रखता हूँ। आपका क्या तरीका वो आप अपने तरीके से इसको याद रख लीजिएगा। तो मेरे को तो पता है कि भाई मैं ऊपर से चलूंगा, जम्मू कश्मीर मेरा एक राज्य हो गया, लद्दाख दूसरा राज्य हो गया, फिर अपना पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड आता है, फिर राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश आता है और हरियाणा, साथ में हरियाणा, फिर उसके नीचे जी अपना ये मध्य प्रदेश आ गया, मध्य प्रदेश के बगल में छत्तीसगढ़, ऊपर बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा। मेरे को ऐसे करके मैप याद है थोड़ा सा, तो मैं उसी तरीके से करता हूँ। जैसे आपको मैप याद हो उस तरीके से याद रख लीजिएगा। तो जी राज्यों के नाम देख लीजिए, पहला हिमाचल, दूसरा हरियाणा है। यहाँ दोनों पे हिंदी बोली जाती है, कोई दिक्कत नहीं, कैसे भी बोल लो। बस ये है कि बोलने का तरीका अलग है, वहाँ हरियाणा में बोली जाती है, यहाँ पे हिमाचल में थोड़ी सी पहाड़ी बोली जाती है। उत्तराखंड कुमाऊं गढ़वाल, कुमाऊनी गढ़वाली दो उसमें बोली जाती है, लेकिन बोली पहाड़ी जाती है। उत्तर प्रदेश ये तो हिंदी का है ही घर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़। तो ऊपर से चलेंगे तो यहाँ पे हिमाचल हो गया, हिमाचल के नीचे ये हरियाणा हो गया, हरियाणा के नीचे ये राजस्थान हो गया, राजस्थान से लगती है हरियाणा और दिल्ली हो गई, ये उत्तराखंड हो गया, ये उत्तर प्रदेश हो गया आपका, ये पूरा मध्य प्रदेश हो गया आपका, उत्तर प्रदेश के इधर में बिहार हो गया, बिहार के नीचे आपका झारखंड हो गया, मध्य प्रदेश से लगता है छत्तीसगढ़ हो गया। ये स्टेट है जी अपने, कोई और सा रह गया हो तो बताओ। तो यही अपने जो है स्टेट होते हैं जी। अच्छा, अब सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें टोटल कितनी जनसंख्या रहती है भाई साहब। इसमें हिंदी वाले एरिया में टोटल जो जनसंख्या रहती है भारत की वो 44% रहती है, यानी कि 44 से 50% के आदमी जो है हिंदी बोलते हैं भारत में। हिंदी बोलते हैं, समझते हैं, लिखते हैं, कोई ना कोई दिक्कत नहीं है। चलो जी, अब ये जो अभी हम बात कर रहे थे भाषा बोली, मैंने कहा ना इन सब में बोली अलग है। अभी जो हमारा टॉपिक है वो भी क्या है, उपभाषा है, बोलियां। तो सबकी अपनी अपनी बोली है लेकिन सब हिंदी के ही रूप। तो ये जो बोली होती क्या है? ये बोली भी तो कोई चीज होती होगी, बिल्कुल है जी। बोली क्या होती है? एक छोटे क्षेत्र में जो भाषा बोली जाती है उसे बोली कहते हैं। छोटा क्षेत्र यानी कि 2 डिस्ट्रिक्ट, 4 डिस्ट्रिक्ट, 5 डिस्ट्रिक्ट, 6 डिस्ट्रिक्ट का एक एरिया लगा लीजिए, 100 वर्ग किलोमीटर का एक एरिया लगा लीजिए, उसमें जो भाषा बोली जाती है उसे बोली कहा जाएगा, क्योंकि वो छोटे स्तर पर बोली जा रही है। अब भाषा कब बनेगी? वो भाषा भी तो बनेगी ना, वो कब बनेगी? तो भाषा बनने से पहले बनती है वो उपभाषा। अच्छा, एक और चीज, जो बोली है वो छोटे क्षेत्र में तो बोली जाती है, लेकिन साथ में इसमें क्या प्रॉब्लम होती है कि इसमें साहित्य की रचना नहीं होती। जो उसके लेखक होते हैं कविताएं लिखते हैं, ना ही कोई इसमें नाटक और उपन्यास लिखते हैं उस बोली में, इसीलिए वो बोली है। जैसे ही उसमें साहित्य की रचना होने लगती है तो वो बोली बदल जाती है, फिर वो बोली नहीं रहती, फिर वो कुछ और बन जाती है। वो क्या बन जाती है? वो बन जाती है आपकी उपभाषा। बोली क्या रहेगी? एक छोटे क्षेत्र में जो भाषा बोली जाती है वो हो गई बोली। अगर बोली में साहित्य की रचना होने लगे, साहित्य की रचना मतलब कविताएं लिखने लगे साहित्यकार, उसमें उपन्यास लिखने लगे उस भाषा में नाटक लिखने लगे, उस भाषा में कहानियां लिखने लगे, तो जब वो ऐसी भाषा हो जाएगी तब जो है वो जब साहित्य की रचना होने लगेगी तब उसे कहा जाएगा क्या? उपभाषा। तब उसे उपभाषा का नाम दिया जाएगा। और भाषा कब कहा जाएगा उसे? भाषा उसे तब कहा जाएगा जब जो साहित्यकार हैं जब वो उसका पूरा व्याकरण फिट कर देंगे, व्याकरण को सही तरीके से रूप दे देंगे, यानी कि साहित्यकार क्या करेगा? उसका परिनिश्चित सर्वमान्य रूप प्रदान कर देंगे। जब उस उपभाषा को और बड़े क्षेत्र में बोली जाने लगेगी, उसका क्षेत्र बढ़ जाएगा, तब उसको बोला जाएगा, नाम दिया जाएगा भाषा का। तो इसीलिए हिंदी में ऐसे वर्गीकरण है। वो वर्गीकरण हमारे पास वर्गीकरण है, तो वर्गीकरण दिया भी होगा किसी ने। हमने एरिया बताया, कितने लोग बोलते हैं, बोली बता दी, क्योंकि हर एक जगह, जैसे आप हिमाचल की बात करें तो हिमाचल में एक टाइप की भाषा बोली जाती है, बोली जाती है। हरियाणा में दूसरे तरीके से बोली जाती है, इसलिए हरियाणा में बोली कहते हैं उसे। आपका जो राजस्थान है उसमें हिंदी को ही 4 तरीके से बोला जाता है। हिंदी 4 तरीके से बोली जाती है उसमें, यानी कि उसमें 4 बोलियां हो गई।
समझा? तो ऐसे ही अलग अलग बोलियां जो होती हैं वो क्षेत्र की होती हैं। उपभाषा थोड़ा एरिया बड़ा हो गया, साहित्य की रचना होने लगी। भाषा जब पूरा उसमें पूरा का पूरा साहित्य जो परिनिश्चित रूप है उसका वो आ जाए तब आती है। अब ये जो हमें बताया गया, ये बताया भी तो होगा किसी भाई ने, बिल्कुल बताया है। कुछ जगह पे आप मानो ना मानो, आपको अंग्रेजों को सम्मान देना पड़ेगा। देखिए उन्होंने कुछ तो किया है, और कुछ करने में देखिए क्या किया उन्होंने। ऐसा नहीं है मतलब उन्होंने देश लूटा, ये सबको पता है, लेकिन कुछ उन्होंने 2-3 चीजें कर भी दी है कि हाँ चलो यार ठीक है। वो कहते हैं ना कि यार भूखा मर रहा है, चलो एक टुकड़ा तो दे ही दो, तो वो एक टुकड़ा दिया उन्होंने, हमें ऐसी बात नहीं है, तो उसी एक टुकड़े का तो सम्मान कर ही लेते हैं। तो ये क्या थे, जॉर्ज अब्राहम गियर्सन। तो 1889 में 1 कम 90 में इन्होंने एक लिटरेचर सर्वे किया हिंदुस्तान का, तो जिसका नाम दिया इन्होंने मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। इस नाम को याद रखना भाई, ये एग्जाम में पूछा हुआ है इसीलिए मैंने लिखा है, वरना मैं लिखता नहीं बिल्कुल भी। मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, जिसमें इन्होंने क्या करा, थोड़ा सा हिंदी भाषा के बारे में बताया कि भैया देखो हिंदी की इतनी भाषाएं अलग अलग जगह बोली जा रही है। उससे पहले हम लोग नहीं कर रहे थे इस काम को, देखो ये मानने वाली बात है, हमारे यहाँ से किसी ने इस काम को किया नहीं है, तो इन्होंने किया। अच्छा किया, हमारे लिए तो फायदा हो गया क्योंकि हमें पता लगा कि हिंदी कहाँ कहाँ कैसे कैसे चल रही है। तो इनकी ये जो सर्वे एक तरीके से कहें लिटरेचर सर्वे इन्होंने प्रदर्शित किया, अपनी कुछ स्टडी कर रहे हो उसी स्टडी के लिए इन्होंने कर दिया, हमारा फायदा हुआ। तो सबसे पहले जो उपभाषाएं और बोलियों का जो सिस्टम बताने की कोशिश करी थी वो इसी भाई साहब ने करी थी और इसके तहत करी थी। फिर वो कहता ना इनके मुंह पे खून लग गया तो उन्होंने अगला शुरू कर दिया। इन्होंने फिर इसी सहयोग में, इसी कड़ी में इन्होंने 1894 से लेकर 1927 तक क्या किया, एक लिंग्विस्टिक सर्वे किया, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ हिंदुस्तान, जिसमें क्या था, भारत का भाषाई सर्वेक्षण, मतलब हिंदी में भाषाई सर्वेक्षण किया था इन्होंने। तो ये जो सर्वेक्षण किया था, इसी सर्वेक्षण के तहत इन्होंने क्या कहा, पूरा सिस्टम जो बताया, कुछ तो इन्होंने इसी में बता दिया था, मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, कुछ क्या सारा कुछ इसी में बता दिया था, लेकिन फिर भी उसको और रिफाइन किया इन्होंने इतने साल की मेहनत से, यानी कि 94 से लेकर 27 तक, तो 6 साल उधर और 27 साल इधर, यानी कि 33 साल तक इसी में लगे थे कि यार चलो मेरे पास कुछ और काम नहीं, यही काम करता हूँ। ऐसा नहीं कुछ और अपना अलग ही काम कर रहे थे, लेकिन उसके साथ साथ इन्होंने इस काम को भी प्रेफरेंस दी। तो इसमें इन्होंने लिंग्विस्टिक सर्वे, यानी कि लैंग्वेज का सर्वे, बेसिकली लिंग्विस्टिक सर्वे लैंग्वेज सर्वे होता है, भारत का भाषाई सर्वेक्षण किया, जिसमें इन्होंने बताया कि भारत में टोटल 5 उपभाषाएं और 17 बोलियां हैं। इन्होंने इस तरीके से इसको डिवाइड किया। उसके इनके काम को देखते हुए फिर भारत वाले भी जागे। भारत वालों में एक जो नाम है सुनीत कुमार चटर्जी, बेसिकली ये हिंदी के लिए नहीं जागे, ये अपनी बंगला भाषा का उद्भव और विकास, इन्होंने एक बुक लिखी थी, बंगला भाषा का उद्भव और विकास। अच्छा एक चीज और याद रखिएगा, उद्भव ऐसे भी लिखा मिलेगा, कुछ जगह पे आपको उद्भव ऐसा भी लिखा मिल सकता है, तो इसलिए दोनों ही सही। आजकल ये ऐसा लिखने लगे, लेकिन पुरानी किताबों में आपको ऐसा मिलेगा, क्योंकि ये जो द है ये अधूरा है, पूरा नहीं है, इसमें कोई स्वर नहीं है। ये हम अभी वर्णमाला जब पढ़ेंगे तब देखेंगे। तो और भय पूरा है, तो इसलिए इसको ऐसे लिखा जाता था पहले। अब कुछ किताबों में आपको ऐसा मिलेगा, तो जैसे आपको ठीक लगे, मेरे सामने आ गया तो मैंने बता दिया। तो बांग्ला भाषा का उद्भव और विकास इन्होंने किया, एक मतलब बुक लिखी थी, जिसमें इन्होंने हिंदी की बोलियों का वर्गीकरण किया था। अब सब अपना अपना काम कर रहे थे, तो इन्होंने भी किया इसी वर्गीकरण में, लेकिन इन्होंने क्या काम करा, जो पहाड़ी भाषा है उनको छोड़ के इन्होंने हिंदी की बोलियों का वर्गीकरण किया, और लगभग सभी का जो वर्गीकरण था वो इसी चीज पे डिपेंड था कि भाई 5 भाषाएं 17 बोलियां। इन्होंने उसमें से पहाड़ी भाषा को छोड़ दिया, यानी कि पहाड़ी भाषा को हटा के कुछ बोलियों को हटा दिया, तो थोड़ा कम ज्यादा चलता रहा। इनका जो ये सर्वे आया था, ये आया था 1926 में, मतलब ये रिपोर्ट प्रदर्शित हुई 1926 में। इनका काम चल ही रहा था, तो थोड़ा हर 2-3 साल में कुछ ना कुछ अपना रिफाइन करके डालते रहते थे। इसी से एक तरीके से लेके कहिए या इसी से जोड़ के इन्होंने ये जो अपनी बंगला भाषा का, क्योंकि इन्होंने कहा कि यार ये हिंदी का कर रहे हैं तो चलो मैं बंगला, मतलब बेसिकली इन्होंने शुरू में तो हिंदी का शुरू किया था, फिर पूरा लिंग्विस्टिक करने लगे, तो इन्होंने कहा यार मैं बंगला भाषा का कर लेता हूँ। तो सुनीत कुमार चटर्जी अच्छा काम किया था इन्होंने भी। हाँ, तो इन्होंने पहाड़ी भाषा को छोड़ के हिंदी बोलियों का वर्गीकरण किया, तो इसलिए सेम वर्गीकरण ही था लगभग, कोई अंतर तो हो ही नहीं सकता है जब है ही सेम वो चीज। सुनीत कुमार चटर्जी के बाद आए धीरेन्द्र वर्मा जी 1933 में, 7-8 साल में इन्होंने पूरा हिंदी भाषा का विकास नाम से अपना काम प्रदर्शित किया।
जिसमें इन्होंने क्या बताया, कुछ नहीं, वही सेम चीज बताई कि भाई भारत का भाषाई सर्वे क्या है कैसे नहीं, और साथ में कुछ बेसिकली बेस भी किसके ऊपर था, सुनीत कुमार चटर्जी के काम के ऊपर बेस था, और ये प्रॉपर्ली इन्हीं के ऊपर बेस था। इनके बाद ही इन्होंने अपना काम किया। उन्होंने कहा भी कि मेरा काम सारा का सारा इसके ऊपर है, लेकिन मैंने इनके काम में कुछ थोड़े बहुत चेंज किए। वो चेंज क्या किए कि एक तो इन्होंने पहाड़ी भाषा को जोड़ दिया, इन्होंने छोड़ा नहीं, इन्होंने कहा भाई ये भी जरूरी है, तो इन्होंने पहाड़ी भाषा को छोड़ दिया और दो तीन चीजें और छोटे मोटे इन्होंने उसमें करेक्शन करे और अपना काम हिंदी भाषा का जो विकास है ये अपना एक पेपर के तहत इन्होंने प्रदर्शित किया। अब बात आती है मतलब यानी कि सारा का सारा काम किसका, इनका काम इसके ऊपर, इनका काम इसके ऊपर, और ये भाई साहब लगे भी तो अपने काम में। इन्होंने बता ही दिया कि 5 उपभाषाएं 17 बोलियां है, तो ये 5 भाषा 17 बोलियां कौन सी, हम फटाफट इसका ले। तो ये रहा वो वर्गीकरण जिसमें 5 उपभाषाएं हमने लिखा था ना कि भाई 5 उपभाषाएं हैं और 17 हमारी बोलियां हैं। 5 उपभाषाएं कौन सी है, राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी और पहाड़ी। ये तो हो गई 5 उपभाषाएं। उपभाषाएं सबसे पहला बोली थी, बोली का उपभाषा। उपभाषाएं मतलब जिसमें साहित्य की रचना होती है लेकिन पूरा परिनिश्चित रूप नहीं है, वो होती है उपभाषाएं। ये सब है बोलियां, ये उपभाषा। इस उपभाषा के अंदर 4 बोलियां हैं, इसके अंदर 5 उपबोलियां हैं, इसके अंदर 3 उपबोलियां हैं, बिहारी के अंदर 3 उपबोलियां, पहाड़ी के अंदर 2 उपबोलियां हैं। अब देखते हैं कि ये कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे बोली जाती होंगी। तो सबसे पहला हमारे राजस्थानी। राजस्थानी में जो मारवाड़ का एरिया कौन सा होगा, वो देखो मैप आपको पता होना चाहिए, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट के हो, क्योंकि ज्योग्राफी का थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए कि इंडिया की ज्योग्राफी में कौन सी चीजें कहाँ पर है। तो जो मारवाड़ी है बेसिकली वो राजस्थान का जो मारवाड़ एरिया मतलब जो रेगिस्तान वाली जो बेल्ट जिसे आप कहते हैं कि बीकानेर, जोधपुर, ये वाली जो साइड है तो वहां पे बोली जाती है आपकी मारवाड़ी। जोधपुर से इधर जैसलमेर, जोधपुर और ये इस टाइप का। ठीक है जी। जयपुरी जो आपकी बोली जाती है, राजस्थान की जो राजधानी है उसके आसपास के एरिया में बोली जाती है, मतलब जयपुर से शुरू होकर जयपुर के आसपास के एरिया में। इसका एक नाम हड़ौती भी होता है, इसका एक नाम ढूढ़ाड़ी भी होता है। हड़ौती और ढूढ़ाड़ी ये इस जगह जयपुर के आसपास बोली जाती है। मेवाती यानी कि मेवात का एरिया बेसिकली हरियाणा में जो नूह से शुरू होता है और भरतपुर के बेल्ट यानी कि यमुना के इस साइड में जो एरिया होता है वहां पे एक मेवाती बोली जाती है। मालवी बेसिकली बोली जाती है जहां राजस्थान का मध्य प्रदेश के आसपास का जो मालवा एरिया बोला जाता है उसमें मध्य प्रदेश का भी कुछ हिस्सा आ जाता है और राजस्थान का कुछ हिस्सा आता है, वहां पर ये मालवी बोली जाती है। अब बात आती है पश्चिमी हिंदी की 5 उपबोलियां। भाई ये सबसे फेमस है। मेन हिंदी का तो बेस पश्चिमी हिंदी ही है, ठीक है, इसलिए इसको तो खास तौर पे याद रखना कौन है। और हिंदी का भी मेन जो बोली है वो खड़ी बोली है। खड़ी बोली से ही पूरी हिंदी है। जो हम बोल रहे हैं, जो बात कर रहे हैं, ये खड़ी बोली है। ये खड़ी बोली में से ही हिंदी पूरी चलती है। हिंदी का मतलब पूरा स्वरूप उसी से निकला हुआ है, तो इसलिए जिसको खड़ी बोली आती है समझ लीजिए उसको हिंदी आती है, वो हिंदी ही बोल रहा है। खड़ी बोली ये कहाँ बोली जाती है, दिल्ली से जो एनसीआर का एरिया है, यूपी की तरफ जो चलते हैं ऊपर, अंबाला, करनाल, इस तरफ जो एरिया बोला जाता है। ऐसा नहीं कि हरियाणा में करनाल में हरियाणवी बांगरू बोली जाती है, नहीं, ऐसा नहीं है। तो अंबाला में खड़ी बोली जाती है। सहारनपुर, अंबाला, मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर, बिजनौर, मुरादाबाद, ये सब जो एरिया यहाँ पे खड़ी बोली जाती है। ठीक है जी, सबसे ज्यादा यहीं पे बोली जाती है। दूसरी आती है आपकी हरियाणवी पूरे हरियाणा में हरियाणवी बोली जाती है। इसका दूसरा नाम बांगरू भी है, बांगरू भाषा। खड़ी बोली का दूसरा नाम है कौरवी, ये भी याद रखिएगा, कौरवी इसका दूसरा नाम है। हरियाणवी का नाम बांगरू हो गया। ब्रज भाषा बोली जाती है आपकी मथुरा और उसके आसपास का जो रीजन है, मथुरा, आगरा में ब्रज भाषा बोली जाती है। बुंदेली उत्तर प्रदेश का जो बुंदेलखंड का जो एरिया है, जिसमें मध्य प्रदेश का कुछ एरिया था, बुंदेलखंड का एरिया मतलब हमीरपुर, जालौन, झांसी, ललितपुर, ये जो एरिया होता है यहाँ पे बुंदेली बोली जाती है। कन्नौजी, ये कन्नौज और उसके आसपास में बोली जाती है। आप कहोगे कन्नौज कहाँ पे, तो भैया मैप में ढूंढ लो कन्नौज कहाँ पर है। कानपुर से इधर की तरफ जब चलेंगे, जो आगरा से कानपुर जाते हैं तो इस साइड पे जो कन्नौज पड़ता है वो वहां पे कन्नौजी। किस चीज के लिए फेमस है कन्नौज, बताओ जरा फटाफट। कन्नौज के आसपास में भैया गुलाब के फूल बहुत होते हैं, तो याद करो किस चीज के लिए है वो फेमस, उसके आसपास का एरिया है। चलो खैर, अब नहीं पता तो नहीं पता। पूर्वी हिंदी तीसरी उपभाषा होती है। पूर्वी हिंदी में हमारी कौन कौन सी भाषा होती है, अवधी,
ये सबसे ज्यादा बोली जाती है। बघेली, छत्तीसगढ़ी, छत्तीसगढ़ी तो सीधी सी मतलब है छत्तीसगढ़ में बोली जाती है। बघेली, बघेली में आपको सही से बताऊं तो जो बुंदेलखंड से इधर जो पठारी एरिया है, बुंदेलखंड से थोड़ा सा इधर जब बिहार की तरफ चलेंगे तो जो पठारी एरिया पड़ता है वहां पे बघेलखंड बोलते हैं, जिसे वहां पे बघेली बोली जाती है। अवधी बेसिकली लखनऊ उसके अवध एरिया में बोली जाती है। रोहिलखंड अवध जो बरेली से नीचे जब निकलते हैं हम और किधर चलते हैं लखनऊ की तरफ, लखनऊ फैजाबाद की तरफ चलते हैं तो वहां पे अवधी बोली जाती है। नेक्स्ट आता है भोजपुरी, सॉरी बिहारी, बिहारी उपभाषा, उसके अंदर 3 बोलियां हैं। पहली भोजपुरी, मगही, मैथिली। तो भोजपुरी आपके बिहार में, मगही और मैथिली भी उसी तरह बोली जाती है। मैथिली मिथिलांचल जिसे बोलते हैं वहां पे मैथिली बोली जाती है। भोजपुरी आपके बिहार के इधर पटना के आसपास में भोजपुरी बोली जाती है। नेक्स्ट आती है कुमाऊनी और गढ़वाली। पहाड़ी, पहाड़ी है, इसमें बेसिकली उत्तराखंड और हिमाचल में ही बोली जाती है पहाड़ी तो। और उसमें भी जो अपना कुमाऊं एरिया, उत्तराखंड में जो कुमाऊं एरिया है, नैनीताल वाली साइड जो है, नैनीताल, पिथौरागढ़ वगैरह, ये कुमाऊनी बोली जाती है। और जब अपना गढ़वाली एरिया यानी कि देहरादून से जो ऊपर चलते हैं हम बद्रीनाथ केदारनाथ की तरफ जब जाते हैं तो वहां पर मतलब ये इस पूरे एरिया में गढ़वाली, पौड़ी गढ़वाल जिसे बोलते हैं, पौड़ी गढ़वाल हो गया आपका ये श्रीनगर हो गया, इस तरफ के एरिया में ये गढ़वाली बोली जाती है। तो टोटल 5 भाषाएं और 17 उपबोलियां हैं। लेकिन भाई ये उन्होंने दिया था। लेकिन अगर वैज्ञानिक तौर पे देखा जाए तो वैज्ञानिक तौर पे भारत में हिंदी की सिर्फ 2 ही उपभाषाएं हैं। पहली उपभाषा कौन सी? पश्चिमी हिंदी, जो मैंने कहा। और दूसरी उपभाषा कौन सी? वो है आपकी पूर्वी हिंदी। ये पश्चिमी हिंदी के अंदर ही आपका राजस्थानी भी आ जाती है और पहाड़ी भी आ जाती है। यानी कि जो पश्चिमी हिंदी है इसी के अंदर आपके राजस्थानी और पहाड़ी आ जाती है। तो जितनी भी बोलियां हैं इनकी वो भी पश्चिमी हिंदी के अंदर ही आती हैं। तो टोटल पश्चिमी हिंदी में कितनी होगी? 5 और 9 और 2 11। पश्चिमी हिंदी में होती हैं 11 बोलियां और दूसरा आपका होती है पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी में होती है आपकी 6 बोलियां, 3 पूर्वी की, 3 बिहारी की, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, भोजपुरी, मगही, मैथिली, ये सब आपकी पूर्वी हिंदी की है। और बाकी ये जो है 11 बोलियां ये आपकी है पश्चिमी हिंदी की। ठीक है, ये वैज्ञानिक तौर पे है लेकिन ये कंप्लीट नहीं है। तो इसलिए क्वेश्चन जैसे भी आएगा आपको वैसे ही लिखना है। अगर सिंपल क्वेश्चन आता है कि भारत में हिंदी की कितनी उपभाषाएं है तो 5, कितनी बोलियां हैं तो 17। अगर वैज्ञानिक तौर पे पूछे तो 2 उपभाषाएं, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी। पश्चिमी हिंदी में कितनी बोलियां हैं? 11। पूर्वी हिंदी में कितनी बोलियां हैं? 6। ये आपको याद है। अब मुझे लगता है कि लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो रहा है, शायद आप लोग बोर हो जाएंगे, तो इसलिए इसको मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। और इसके बाद का बचा हुआ जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे लिपि कि ये जो देवनागरी लिपि है ये कैसे जनरेट हुई है, मतलब किस किस लिपि से ये बनती हुई आई है हमारे पास। लिपि पढ़ेंगे। उसके बाद हम भारत सरकार ने जो राजभाषा इसको घोषित किया है किस किस रूल के तहत किया है उसके बारे में थोड़ा जानेंगे। और थोड़ा जानेंगे कि भारत सरकार ने हिंदी के प्रचार प्रसार में क्या काम किया और क्या नहीं किया है। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और मेरा सहयोग करिए। मेरा लेक्चर अगर आपको ठीक लगा हो तो इसको शेयर करिए अपने दोस्तों के बीच में। उम्मीद करूंगा मेरे इन लेक्चर्स को देखने के बाद आपका हिंदी का कोई क्वेश्चन नहीं रुकेगा। लगभग आपके सारे व्याकरण के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अगर मुझे कुछ भी अलग नजर आता है तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको इस पूरी लेक्चर सीरीज में वो मिले। तो आज के लिए इतना काफी है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बहुत बहुत धन्यवाद।